आज एक जबरदस्त शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने बीटेक के साथ ही AR-15 गेट के अंदर लेके आए इन गेट 2022। गेट के अंदर डबल डिजिट रैंक लाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस आए, किस तरीके से उस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कौन सा सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग था, कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक था, इंटरव्यू कैसे हुए, ये सारी चीज़ें जो आपको जानना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद अपने जुबान से आप लोगों को बताने वाले हैं। जिंदगी सबको वक्त देता है बदलने के लिए, पर वक्त फिर से जिंदगी नहीं देती बदलने के लिए। थर्ड ईयर में आप बोल सकते हैं कि 5 to 6 आवर्स ही मैक्स टू मैक्स किया था। इतना डिवोशन के बाद हाँ 5 आवर्स का डिवोट कर रहे हैं डेली राइट बेसिस पे, ये बहुत अच्छा खासा टाइम है राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 5 आवर्स तक नहीं पढ़ पाते, पर आपने 5 आवर डिवोट किए, फिर रैंक आई 3000 के आसपास, तो थोड़ा सा वो ब्रेकअप जैसी फीलिंग आई। IIT मुंबई ISC के ऊपर चूज किया है क्योंकि ड्रीम था IIT में जाना है। क्या और भी कोई रीजन था कि गर्लफ्रेंड भी IIT मुंबई में से? क्या क्या एनालिसिस कैसे किया आपने मॉक की, कैसे जैसे मॉक दे दिया, अब उसकी एनालिसिस कैसे करते थे कि क्या क्या मतलब किस किस पैरामीटर पे आप पूरी एनालिसिस करते थे अपने मॉक टेस्ट की? हाँ, ये मैं मतलब जो भी मुझे पूछता है ये सेम चीज़ की मॉक टेस्ट तो दे दिया, बट कैसे हम एनालाइज करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट 3 घंटे का हो जाएगा, सही, उसके साथ साथ 6-7 घंटे का एनालिसिस टाइम भी रखना चाहिए। PDF के ज़माने के लड़के बुक कभी पढ़ो, अलग ही मज़ा आता है बुक पढ़ने के अंदर। उस दिन पेपर में क्या ऐसी गलती हुई कि रैंक 15 आया, एक 5 हट सकता था? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज एक जबरदस्त शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने बीटेक के साथ ही AR-15 गेट के अंदर लेके आए इन गेट 2022 के अंदर, और उसके बाद उन्होंने अपने मास्टर्स के लिए IIT मुंबई को चूज किया, वहां से उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करी और उसके साथ ही प्लेसमेंट लिया इन माइक्रोसॉफ्ट। अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉलेज के साथ ही गेट के अंदर डबल डिजिट रैंक लाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस आए, किस तरीके से उस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कौन सा सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग था, कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक था, इंटरव्यू कैसे हुए, ये सारी चीज़ें जो आपको जानना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद अपने जुबान से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सयान, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सयान, थोड़ा सा अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, तो मैंने बीटेक कंप्लीट किया है इन CSE डिपार्टमेंट फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2018 to 2022। ओके, तो उसके बाद 18 से 22 में आपका बीटेक था। तो उसके साथ साथ मैं थर्ड ईयर में भी गेट दिया था एक बार, उसमें मेरा अच्छा रैंक नहीं आया था, तो उसके साथ मैं क्या इम्प्रूव क्या रैंक आई थी थर्ड ईयर में आपकी? 2963। 296 मतलब लगभग 3000 के आसपास। हाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं इम्प्रूवमेंट किया कि मेरा क्या क्या गलती हुआ है, तो उसके बाद मैं कॉलेज चलते टाइम फोर्थ ईयर में और एक बार गेट दिया 2022 में। सही। उसमें मेरा गेट 15 रैंक आया हाँ। ईयर। ग्रेट। एंड उसके बाद मैं थोड़ा डिलेमा में था कि PSU में जाऊंगा या मैं एमटेक करूंगा, तो लास्ट तक मैं एमटेक चूज़ किया। एंड देन अगेन डिलेमा में था कि IIC चूज़ करूंगा या IIT बॉम्बे चूज़ करूंगा। ये तो सब लोगों को रहता है। तो मैं IIT बॉम्बे चूज़ किया एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग ऑन दैट राइट नाउ ऑल्सो। सही। तो उसके साथ मेरा IIT जर्नी स्टार्ट हुआ। 2 साल के अंदर हमारा प्लेसमेंट भी होता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मैं माइक्रोसॉफ्ट का जॉब क्रैक किया। ग्रेट। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन। भाई खतरनाक, राइट। एक और छोटी छोटी सी चीज़ें पूरा डिस्कशन करेंगे आपसे। हाँ IIT JEE की आपने प्रिपरेशन करी थी, हाँ किया था। तो क्या रहा उसके अंदर, क्या रहा आपका रैंक? JEE मेंस का रैंक मतलब वो फ़ोन नंबर जैसा होता है ना। सही बात है, फोन नंबर डिजिट वाले रैंक आया आपका। हाँ मतलब तब क्या होता है, मतलब मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ बहुत, सही। तो तब उधर उतना रिसोर्सेज नहीं था। एक एडामस करके कोचिंग था, तो उधर मैं ज्वाइन किया था, वो भी 2 घंटे डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता था उसके लिए। तो संडे एंड सैटरडे दोनों चला जाता है इसके लिए, तो बहुत ही दिक्कत होता था इसके साथ। एंड उसके साथ भी मतलब ये क्या होता है कि कोचिंग अगर टॉप कंटेंट रहेगा तो अच्छा होगा, बट उतना अच्छा कंटेंट नहीं था, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। तो बेसिकली उसके साथ साथ मेरा फोकस भी उतना बढ़िया नहीं था कि मुझे JEE क्रैक करना है, IIT जाना है। मेरा तब ऐसा था कि हाँ हो जाएगा, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया था, उतना सही नहीं आया था। तो मैं JEE मेंस दिया था, बट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या 2 महीने पहले मैं रियलाइज़ किया मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ, मेरा अच्छा नहीं जाएगा एग्ज़ाम। पहले से ही थोड़ा सा आइडिया लगा। हाँ मतलब मैं उतना अच्छे से कर नहीं पा रहा था। सही। तो मैं JEE मेंस दिया, मेरा आई थिंक 50,000 करीब रैंक आया था। ठीक है, ओके। तो उस रैंक में तो कुछ अच्छा होता नहीं है। एंड JEE एडवांस तो मत ही पूछिए उसके बाद, क्योंकि JEE मेंस में इतना खराब होने के बाद JEE एडवांस थोड़ा सा छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही। हाँ,
तो उसके साथ मेरा एक आईआईटी का ड्रीम था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैं बीटेक में जब एडमिशन लिया, WVG दिया, OFG, उसमें मेरा रैंक आया अच्छा। तो Okay. मैं उसके साथ मैं एडमिशन लिया कैलकटा यूनिवर्सिटी में। सही। तो तब से मेरा एक मोटिव था कि मुझे आईआईटी जाना है। एक बार नहीं जा पाया हूँ, हाँ, अब तो क्योंकि किसी भी मैं तरीके से JEE जाना है। एडवांस में या JEE मेंस में जो मैं गलती किया हूँ क्लास 11-12 में, उतना सीरियस नहीं था। वो गलती मुझे इस बार नहीं करना है। सही। 4 साल मिल रहा है, बहुत इनफ टाइम है अपने को बिल्ड करने के लिए। तो टाइम टू टाइम कोचिंग भी लूँगा, उसके साथ साथ सब कुछ एक साथ करूँगा एंड अपने को बिल्ड करूँगा। तो सही है। या उसके साथ मैं बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वो तो ठीक है। आपको कब पता कैसे चला कि मुझे गेट की प्रिपरेशन ही करनी है? ये आपने कब डिसाइड किया? देखिए, एज आई हैव सेड कि आईआईटी जाना था मुझे। तो उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं चालू किया ढूंढना कि कौन से तरीके से मैं अभी भी आईआईटी जा सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड किया आपने या? हाँ, ओके। तो Great. तब देखा कि गेट के थ्रू, क्योंकि पीएचडी तो जाना नहीं है अभी, हाँ। एमटेक ही है इसके बाद। सही बात है। तो तब से मेरा मोटिव था कि हाँ गेट दूंगा। फर्स्ट ईयर में चालू नहीं किया, ट्रू। बट मेरा मतलब बैक ऑफ द माइंड था कि मैं गेट के लिए मतलब पढ़ूंगा। डिसाइड हो गया था कि फर्स्ट ईयर में कि मुझे गेट की तरफ मूव हाँ करना है। हाँ, बट फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था कोडिंग वगैरह। सही। तो गेट के लिए पढ़ाई चालू किया सेकंड ईयर से। कौन सी कोडिंग एक्सप्लोर कर रहे थे फर्स्ट ईयर में आप? सी। जो सबसे बेसिक हाँ। होता है। सही। वो हेल्प किया एमटेक में, प्लेसमेंट के टाइम में हेल्प किया वो? हाँ भाई, मतलब सी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो गेट में भी हेल्प हुआ। सही बात एंड है। वो C++ में थोड़ा सेम ही सेम ही चीज़ चीज़ होता रहता है। है। हाँ, तो मेरा बेसिक कोडिंग लैंग्वेज C++ था। सही। तो वो जो बेस होता है ना, वो वहाँ से बिल्ड हो ही हाँ। गया था एक बार। सही बात है। और सिंटेक्स ही थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चेंज हाँ, होती है, हाँ, बाकी सब लॉजिक्स तो सेम ही एकदम। होते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया कि मुझे गेट करना है, हम्म। और प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी? मैं सेकेंड ईयर 5th सेम से। सेकेंड ईयर 5th सेम से आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो दोस्तों यार, जैसे सयान ने बताया कि सेकेंड ईयर से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 5th सेम से, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ऐसा है कि मैं आईआईटी की चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, और कहीं ना कहीं यार देखो, आप लोग अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके मन में ये तो रहा होगा कि मुझे आईआईटी जाना है। कोई दिक्कत नहीं, एक मौका गया, पर वापस से मौका दूसरा आया। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ज़िंदगी सबको वक्त देता है बदलने के लिए, पर वक्त फिर से ज़िंदगी नहीं देती बदलने के लिए। राइट? हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना। तो आपको एक मिला है टाइम कि अपने आप को वापस से उस चीज़ को दोहरा सको, जो आपने सपने देखे तो उस सपने के अंदर को पूरा कर सको। और उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये कि गेट को लिखना। और मैं फिर बता दूं, आईआईटी जेईई बहुत बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू गेट। वहाँ भले आप कंपटीशन की बात करो या पेपर ऑफ डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, एडवांस के पेपर मैं किसी एवरेज बच्चे को ये बोल के नहीं बता सकता कि तू एडवांस फोड़ देगा। राइट? फर्स्ट AR1 ले आएगा। बट हाँ, गेट में जरूर एक बात बोल सकते हैं कि अगर एवरेज भी हो, बट अगर डिटरमाइंड हो, कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, रैंक फोड़ दोगे। राइट? ऐसा होता है। सैन, सेकंड ईयर में जब आपने स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन, तो क्या स्टार्टिंग में सब कुछ समझ में आने लग गया था कि कुछ चेंजेस, को डिफिकल्टी फील हो रही थी? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा इतना सिलेबस है। सही बात। देख के एक बार तो घबराहट होती है। हाँ। तो हम लोग को गेट में क्या होता है, ब्रेथ ज़्यादा होता है, राइट? सही बात है। तो 12 सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इतना सारा कैसे कर पाऊंगा, इतना सारा दिमाग में कैसे रख पाऊंगा, पूरा 4 साल का चीज़ है ये। सही बात है। तो तब तो जब स्टार्ट किया था, 1-2 सब्जेक्ट जो पहले कर रहा था याद नहीं रहता था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, वर्कबुक सॉल्व नहीं हो रहा, तो तब थोड़ा तो पैनिक होता था। बट धीरे धीरे जब ग्रेजुअली प्रोसेस में चलता गया, सब्जेक्ट करता गया, रिविजन करता गया, अपना जो खामती है सही है वो सब मैं ठीक करता गया, साथ साथ में मेरा ठीक होता गया सब। सही रैंक आते, मतलब अपने आप ही ट्रैक पे आते चले गए। हाँ। तो ऑन एन एवरेज डेली के बेसिस पे कितने आवर्स की आप पढ़ाई करते थे? देखिए, मैं सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फिर फाइनल ईयर, तीनों ईयर का में मैं उतना सीरियसली नहीं लिया था उतना। मतलब तब मैं गेट भी पढ़ता था, उसके बाद कॉलेज का भी स्टडी करता था, एंड बहुत सारी चीजें चलती है, हाँ, हेक्टिक रहता था शेड्यूल। तो तब एंड इंटर्नशिप का भी थोड़ा बहुत मिसलर्निंग भी करता था। बिल्कुल। ठीक है, तो गेट के लिए तब 3-4 घंटा ही शायद दे पाता था, मुझे ठीक Okay. से याद भी नहीं है। सही। मैं जब कोविड के बाद मैं जब घर में चालू किया ऑनलाइन, तब मैं ट्रैक रख पाया कि हाँ मैं कितना टाइम किस में दे रहा हूँ, सही। एंड तब मैं गेट का टाइम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगा आप। तो थर्ड ईयर में कितने आवर्स आप गेट के लिए डिवोट करते थे? थर्ड ईयर में आप बोल सकते हैं कि 5 to 6 आवर्स ही मैक्स टू मैक्स किया था। ओके। क्योंकि इतना डिवोशन के बाद हाँ 5 आवर्स का डिवोट कर रहे हैं डेली, हाँ। राइट बेसिस पे, ये बहुत अच्छा खासा टाइम है, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 5 आवर्स तक नहीं पढ़ पाते हैं, पर आपने 5 आवर डिवोट किए, फिर रैंक आई 3000 के आसपास। हाँ।
तो थोड़ा सा वो ब्रेकअप जैसी फीलिंग आई? हाँ, क्योंकि मेरे को पता था कि क्यों हुआ है कि बीच में मैं इंटर्नशिप किया था। हाँ, तो मेरा बीच का 3-4 महीने मेरा पूरा छूट गया था गेट के लिए ओके। पढ़ाई। तो जब मैं आया नवंबर या दिसंबर के टाइम, तब मेरा क्या हुआ था कि रिवीजन नहीं हुआ था। सही तो बात है। 3-4 महीने पहले मैं जो पढ़ा हूँ वो सब वो गायब हो जाता है उस हाँ, चीज़ को लेके। तो मुझे कुछ भी मतलब रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था ठीक से। ओह, तो तब मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया, अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाया। तो इसके लिए मेरा ऐसा हुआ है कि 3rd ईयर का गेट में मुझे पता है ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, मेरे नोटबुक में भी है, बट मैं कर नहीं पा रहा एग्जाम था। में नहीं कर पा हाँ, रहा। क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है ठीक से। सही बात है। तो 5 to 6 आवर्स जब मैं देता था तब देता था, बट बीच में वो जो गैप हुआ था ना, उसके लिए मेरा गेट अच्छे से नहीं आया रैंक। सही बात है, इसलिए तो बोलते हैं भाई साहब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन हाँ। ऑल्सो। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है राइट लाइफ में। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे राइट, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीज़ें क्रैक नहीं होती यार। कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, क्रैक नहीं होती है। तो सेंस की चीज़ों से लाइफ से एक लर्निंग रखनी है राइट। जो बच्चा फाइनल ईयर में 15 रैंक ला सकता है वो डेडिकेटेड है, पर वो डेडिकेटेड सिर्फ फाइनल ईयर में नहीं था, वो 3rd ईयर में भी अगर वो गैप को मेंटेन रखता शायद अच्छी रैंक आ जाती राइट। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी। आपको 3rd ईयर में मानना कि ये फर्स्ट और फाइनल अटेम्प्ट है। फाइनल ईयर पे तो आपको प्रेशर आना ही नहीं है, 3rd ईयर में ही रैंक लेके आना, और उसके लिए कंसिस्टेंट रहना। आप इंटर्नशिप होती है पर उसके बीच में भी आपको ब्रेक मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हो। एक और सबसे खास बात, सेमेस्टर पेपर भी फंसता है बीच में। आपके कब होते थे सेमेस्टर, दिसंबर या जनवरी कब? मेरे जो 4th ईयर का एग्जाम था, हाँ 7th सेम आई गेस, हाँ 7th सेम, 7 से, वो था मेरा जनवरी पे। और गेट का पेपर भी है, फरवरी पे। तो फिर ऐसा गुस्सा नहीं आता था यूनिवर्सिटी वालों हाँ, पे? बहुत गुस्सा आया था। हम लोग ट्राई भी किए थे कि थोड़ा 1 महीने डिले कर दे। तो बात करी थी यूनिवर्सिटी आपने? हाँ, ऑटोनोमस है ना, हाँ। बात करे थे बट कुछ हुआ नहीं था। ऐसे लोग जो गेट का ध्यान नहीं रखते हैं और जबरदस्ती अब एग्जाम ऐसे यूनिवर्सिटी के वो पर्सन जो गेट का पेपर के टाइम में यूनिवर्सिटी का एग्जाम रख देते हैं, इनके लिए नर्क में एक अलग से प्रावधान रखा गया है तेल ऐसे लगा के ऐसे उसमें तलने का। क्योंकि यार बच्चे बहुत सीरियस होते हैं। हाँ, आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हो, पर वो कहीं और से वो अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं आईआईटी में जाके, या वहाँ की लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो सेमेस्टर का ब्रेक आना मतलब कहीं ना कहीं उनके प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। हम मानते हैं ये चीज़ कि सेमेस्टर के रिजल्ट के बिना आप एमटेक में नहीं जा सकते, हमें पता है, बट एटलीस्ट आपको इतना केयर करनी चाहिए उस स्टूडेंट के लिए, उतने हार्डवर्क के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो और ये तो इस मंच के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के जो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो बच्चे अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए गेट, क्योंकि बहुत से लोगों का पीएसयू का ड्रीम होता है, शायद आपकी यूनिवर्सिटी वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। आप लोग इतना केयर करिए उनके लिए कि अपने जो सेमेस्टर है वो फरवरी में, इतना तो ऊपर नीचे करते ही हो आप लोग, फरवरी में कर लीजिए, क्या दिक्कत है, या नवंबर में कर लीजिए। क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस बाइंड अप करना होता है, रिवीजन करना होता है, मॉक लगाना होता है, एनालाइज करना होता है चीज़ों को लेके। ऊपर से वो थोड़ी पैनिक सिचुएशन होती है उस समय, थोड़ी घबराहट भी होती है बच्चों को राइट। तो इस जगह आप अगर ऐसा करेंगे तो ये बच्चों की बहुत दुआएं लगेगी आपको राइट, नहीं तो नर्क में प्रावधान तो आई राइट। बहुत ही बढ़िया। तो यार फाइनली, अच्छा फिर ये जो आपने बताया सेमेस्टर था उसको कैसे ओवरकम किया आपने? मतलब वो बीच में ब्रेक तो आया होगा थोड़ा सा। हाँ, उसके लिए मैं 1 मंथ पहले से प्लानिंग कर रहा था कि उस टाइम मुझे गैप मिलेगा, मतलब गैप रहेगा मेरा, तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो मैं क्या किया कि उसके पहले जो टेस्ट देना था या रिवीजन करना था, मेन रिवीजन टॉपिक, वीक रिवीजन, सही, तो वो सब मैं कर लिया था। उस टाइम में मैं क्या रखा था कि मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा एंड उसको एनालिसिस करूंगा। तो ऐसा रहा कि 10 दिन टाइम का एग्जाम चल रहा था, सही, तो उसके बीच में 3-4 टेस्ट दे दिया एंड उसका मतलब एनालिसिस कर लिया। तो क्या गलती रही, हाँ, क्या सही रही। बस फिर रिवीजन स्टार्ट किया जब हमारा एग्जाम सेमेस्टर ब्रेक और हाँ, सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। हाँ। यार देखो एक चीज़ और, चलो नर्क में वो अलग प्रावधान है उनके लिए, पर आपको तो पता है ना कि जनवरी में पेपर होगा या दिसंबर में पेपर होगा, ये तो हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को तो पता ही होता है। तो जैसे सयान ने बताया ना, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि वो 10 दिन सेमेस्टर का जाएगा, तो मैं उसको पहले से ही प्लान रखूंगा, अपने प्रिपरेशन को पहले से एक्सेलरेट करके रखूंगा, ताकि मैं उस 10 दिन का भी पहले से ही कंपनसेट कर दूं वो 10 दिन में भी। और एक चीज़ और, वो 10 दिन में जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट ऐसा होता है जो गेट में भी फंसता है, स्पेशली 3rd ईयर के अंदर। तो चाहे कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लो या फिर एल्गो की बात कर लो, किसी की बात कर लो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जरूर होते हैं जो गेट में भी होते हैं उस समय, तो वो आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, पैनिक नहीं होना, उसको प्लान करना है राइट। प्लान कैसे करना है? पहले अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट पहले उस 5 घंटे को 10 घंटे में कन्वर्ट कर दो, अपनी सारी चीज़ें पहले से कवर कर लो। और सेमेस्टर के बीच में भी जो ब्रेक होता है
एग्जाम में 2 दिन का कभी ब्रेक होता है तो आप उसमें से कुछ टाइम रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। हमें भी पता है कि आप लोग कैसे पढ़ते हो ना, एक रात पढ़ के पेपर फोड़ते हैं ये सब आप भी ऐसे ही करते थे क्या? हाँ, मतलब हम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ता था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग टाइप का था। थोड़ा अलग लाइफ में। हाँ। हमारे में तो एक रात पढ़ते थे, मेरी तो बहुत बैक्स थी राइट। तो मैं तो अपने आप को खुद ही आश्चर्य करता हूँ कि कभी कभी बैक के बाद भी AI-23 कैसे आया समझ नहीं आता मेरे को, बट हो जाता है चीज़ें, अगर आप सीरियस हो तो चीज़ें अचीव कर लेते हो। सैन, फिर आपके प्रिपरेशन के लिए आपने बताया फाइनल ईयर 3rd ईयर में तो आपने चीज़ें बताई कि लगभग 5 आवर्स के आसपास प्रिपरेशन करते थे, और टेस्ट सीरीज उसके बाद आपने, अच्छा रिवीजन कैसे करते थे आप क्वेश्चन? हाँ, तो मैं 3rd ईयर में जब दिया था, मेरा एक चीज़ मैं बोला कि मैं अच्छे से रिवीजन कर नहीं पाया था जी। तो मैं देखा कि मुझे रिवीजन का टाइम चाहिए अच्छे से, प्लानिंग वाइज। तो मैं क्या किया कि जुलाई या अगस्त के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म किया 4th ईयर में। उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि ऐसा हो रहा है कि 3-4 महीने अगर कुछ सब्जेक्ट का गैप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आप भूल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर वीकेंड में जो आप सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं तो उसको एक साइकिल बनाइए, एक एक करते करते रिवीजन करते रहिए। तो 3-4 महीने बाद आपको क्या होगा, नया सब्जेक्ट तो खत्म होगा ही, उसके साथ साथ बाकी जो आप कंप्लीट भी कर चुके होंगे उसके भी रिवीजन होती जाएगी। हाँ, तो आप भूलेंगे नहीं कुछ। उसके बाद आपका रिवीजन बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या पढ़ा हूँ। सही बात है, कभी कभी लगता है ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे नोट्स हैं। हाँ, बच्चे बोलते हैं कि सर लास्ट में एक बच्चे का आया था, काफ़ी टाइम हो गया, वो तो शायद लास्ट ईयर की बात है। एक बच्चा मेरे को जनवरी में कॉल करके बोल रहा है कि सर अब मैं जब अपने नोट्स देख रहा हूँ तो मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि ये मेरे नोट्स हैं। ये 3rd ईयर में मुझे लगा था दिसंबर में दिसंबर में हाँ, कि ये किसके नोट्स से आ गए मेरे पास, जबकि खुद ही बनाए हुए नोट्स होते हैं। वीडियोस ऑनलाइन पढ़ते थे आप, ऑनलाइन की प्रिपरेशन कर रहे थे? तो वीडियो क्या 1x पे देखते थे, 1.5x पे देखते थे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा सर कैसे पढ़ा रहा है। सही बात है। कोई कोई सर का ऐसा है कि 1 में ही देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं नोट्स बना नहीं पाऊंगा। सही बात है। ठीक है, कोई कोई सर का ऐसा होता था कि 1.5 1.75 हम लोग देख सकते हैं। सही बात है। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के थ्रू क्या रैंक आती है? हाँ, एक बार बच्चों को एक बार बता दो। आती है? बढ़िया आता है। मतलब मैं 2 चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, ऑफलाइन 2 से 3 महीने एंड उसके बाद पूरा ऑनलाइन। तो मैं क्या, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि ऑनलाइन में बहुत सारा लिबर्टी मिलता है, तुम जब भी चाहो तुम अपना पेसअप कर सकते हो। तुम्हारा अगर ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ता या 1 महीने बहुत तुम्हारा खाली जा रहा है, इस टाइम तुम अच्छे से पढ़ सकते हो गेट के लिए, तो तुम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ऑफलाइन में तुमको बाउंडेड रहना पड़ता है कि तुम्हारा कोचिंग जैसे चल रहा है वैसे चलना होगा, और ऑनलाइन में भी अगर रिकॉर्डेड होगा तो और भी अच्छा होता है। सही बात है। वो उसको आप अपने हिसाब से एक प्लान बना के देखो। रिकॉर्डिंग में देखो एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी मुझे लगता है। एडवांटेज क्या है कि आप अपने पेस में उस चीज़ को कवर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, आपको अपना खुद का एक प्लान बनाना होगा। लाइव में एक रूटीन बन जाती है कि 6 से 8 क्लास चल रही है, फिर 9 से 11 क्लास चली, तो ये मैं देखता रहूँगा तो चीज़ें कवर हो जाएगी। राइट, आपने अपना एक रूटीन बना दिया, उसके हिसाब से फॉलो कर दिया। रिकॉर्डिंग में पता नहीं होता, पहले इसको देखूं उसको देखूं। राइट, पता चला एक सब्जेक्ट एक्स सब्जेक्ट को उठा लिया, फिर पता चला उसका लिंक अप वाई सब्जेक्ट में, फिर पता चला गलत उठा लिया, इसको समझ। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। और लाइव के लिए स्ट्रेटजी ऑलरेडी टीचर्स आपको बना के दे देते हैं। तो ये तो अगेन आपकी चॉइस है। इट्स ए वॉर कह सकते हैं कि क्या बेटर है क्या बेस्ट है, ये मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, या आप लोग खुद सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ के लिए। एक चीज़ और, रिविजन का आपने बताया, टेस्ट सीरीज लिखते थे। टेस्ट सीरीज जब आप पहली बार लिखते थे, फर्स्ट टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 3rd ईयर में दिया था, एकदम लास्ट के साइड। ठीक है, दिसंबर या जैन। तो तब तो मतलब मैं भूल ही रहा था सब कुछ, अच्छे से कर नहीं पाता, तो बहुत बहुत ही ख़राब आया था। आई थिंक मॉडरेट टाइप का पेपर में भी मेरा आ रहा था 30 to 35 ऐसा कुछ। 30-35? हाँ। ओके, और फाइनल ईयर में जब दे रहे थे तब पहले टॉपिक वाइज टेस्ट जब दे रहा था तब ऐसा हो रहा था कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है। सही। तो 25 मार्क्स में ऐसा आ रहा है कि 19-20। ठीक है, तो सब्जेक्ट में गया तो थोड़ा पहले डाउन होता रहा, फिर पेसअप करता रहा फिर से। एंड पहला जब फुल लेंथ मॉक दिया तब मैं पहली बार मतलब स्टक हुआ कि एक साथ 12 सब्जेक्ट रिकॉल करना है, साइक्लिक फॉर्म देख के एकदम से कैसे कनेक्ट हो रहा है। मतलब पहला अभी भी याद है मुझे कि मैं बहुत सारा चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहा था, ये कौन सी जगह से, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो पहले का अच्छा नहीं आया था मेरा, दिमाग में स्विचिंग में भी टाइम लगता है। तो 50 मार्क्स से आया था मॉडरेट पेपर में। उसके साथ साथ मैं देखा कि मेरा मिस्टेक्स क्या हो रहा है, मेरा वीक टॉपिक्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या क्या एनालिसिस कैसे किया आपने मॉक की, कैसे जैसे मॉक दे दिया, अब उसकी एनालिसिस कैसे करते थे कि क्या क्या, मतलब किस किस पैरामीटर पे आप पूरी एनालिसिस करते थे अपने मॉक टेस्ट की? हाँ, ये मैं मतलब जो भी मुझे पूछता है ये सेम चीज़ की मॉक टेस्ट तो दे दिया, बट कैसे हम एनालाइज करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट 3 घंटे का हो जाएगा। सही। उसके साथ साथ 6-7 घंटे का एनालिसिस टाइम भी रखना चाहिए। तो मैं क्या करता था कि 3 पार्टीशन होता है, सिली मिस्टेक,
कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक एंड न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स, बिल्कुल। तो सिली मिस्टेक जो है वो तो मुझे स्ट्राइक करना पड़ेगा कि जब मैं ईच क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कुछ भी मिस्टेक नहीं कर रहा कैलकुलेशन या सिली, ठीक है। उसको कैसे दूर करते थे? सिली मिस्टेक होते थे बार बार, तो मैं बस अपने दिमाग में बना रखते थे कि हाँ, इस तरीके की मिस्टेक को मुझे रिपीट नहीं करना है। एग्जाम से पहले मैं 2 मिनट सोच लेता था, इस बार मुझे सिली मिस्टेक नहीं करना, कम सही। करना है। एंड मैं एक बोर्ड बनाता था, मैं चार्ट बनाता था कि मेरा कितना सिली मिस्टेक हो रहा है हर पेपर में, सही, ठीक है। तो अगर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ठीक है। सही बात है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। तो उसको मैं तुरंत पढ़ लेता था, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लो, सही। फिर से ये क्वेश्चन करो जो क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन किया हो। गलत हुआ है। हाँ, तो उसको मैं देख लिया कि हाँ अभी मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, एंड नया कुछ कॉन्सेप्ट, तो उसको मैं ऐड ऑन करते थे। हाँ ऐड ऑन करता था। एक नोटबुक रखता था अलग से, सही, तो उसमें मैं वो ऐड ऑन करता था। बिल्कुल। सिली मिस्टेक के लिए मैं भी बच्चों को जो जनरली सजेस्ट करता हूँ कि अगर जब भी कभी आप टेस्ट दे रहे हो, मतलब मेरा थोड़ा सा परसेप्शन, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को मिला हूँ जो रैंकर्स भी आए, तो मैं उन सबको समझ के जो मैं बच्चों को समझा पाता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। अच्छा। मैंने अपने टाइम में जब मेरी 23 रैंक आई थी, मैंने एक ही फुल लेंथ टेस्ट लिया था। अच्छा। वो भी किसी ने ऑफलाइन, उस समय ऑफलाइन ही पेपर होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। तो किसी ने कोई पेपर ला के दिया था, किसी कोचिंग का होगा, 4-5 साल पुराना वो भी, बस मैंने देखने के लिए इसको कैसे देखते हैं, टाइम ही नहीं था मेरे पास। मैंने 3.5 महीने का टाइम मिला था मुझे प्रिपेयर करने के लिए, तो इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे लगाता सारी चीज़ें, सिलेबस ही बाइंड अप नहीं हो पा रहा था। बट जनरली जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार अगर जब भी कभी सिली मिस्टेक होती है आपसे, तो आपको लिख लो पहले कहीं पर भी कि आपकी मिस्टेक हुई है, क्योंकि जब भी कभी आप लिखते हो ना, उस समय दिमाग उस चीज़ को, उस डेटा को बहुत सीरियसली लेता है। आप खाली सोचते ना, क्योंकि सोचते दुनिया भर में 50 चीज़ें हैं, वो एक्शनेबल नहीं होता है, पर जब आप लिख लेते हो ना तो वो एक्शनेबल बन जाती चीज़ें। तो आप लिखोगे तो वो रिपीट नहीं होगा, एक तो। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में जो आजकल के टाइम में मिस्टेक हो रही है बच्चों को, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में ट्रू पूछा है पर या फॉल्स पूछा है, बाय डिफॉल्ट दिमाग में लगता है ट्रू, पढ़ने में गलती हो जाती है। तो वो आपको थोड़ा देखना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। तीसरी चीज़ जो जनरली मैं फील करता हूँ बच्चों से, कि जैसे आता तो है पर लिंकअप नहीं कर पा रहे चीज़ों को, मतलब पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग लगा दिया, फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कंसेप्चुअली एरर कर ली। कंसेप्चुअल एरर को दूर करने का एक ही तरीका होता है, उस टॉपिक को फिर से रेफर करिए आप, राइट। और रेफर करने के बाद आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बट फिर भी उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, राइट। और थर्ड चीज़ जो इन्होंने भी बताया कि नई चीज़ें जो आपको सीखने को मिला उसको नोटबुक में लिख लो कि कैसे करते हैं। और फोर्थ जो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन आ भी गया है और आपने कर भी लिया है, तो ये पता लगाओ क्या कोई और अप्रोच है जो उसको फास्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और क्या उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। तो वो सब चीज़ें क्या आप एनालाइज करोगे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली इन द PYQs अंदर तो होता है। PYQ लास्ट कितने ईयर्स के करने चाहिए? मैं तो किया था पूरा 2026 तक, सॉरी 2006 तक। 2006 से लेकर अभी तक का पूरा किया था आपने, मतलब लगभग 15-16 ईयर का तो आपने निपटाई दी, 16-17 ईयर मान लेते हैं उसका आपने किया था। तो दोस्तों जनरली सारे टीचर्स अपने हिसाब से आपको बताते हैं, PYQ एक वैसा क्वेश्चन है जो IIT ने खुद ने फ्रेम किया है, तो वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन को एटलीस्ट 1.5 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। एक बार तो पूरा पढ़ना है, फिर जहाँ जहाँ गलती हुई उसको फिर से दूर करते हुए वापस से सॉल्व करना है। ये जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ, आप कुछ इसमें करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आई थिंक 2 to 3 टाइम्स किया था, मतलब अच्छा PYQ। हाँ, मैं जब भी रिवीजन करता था लास्ट में, तब एक बार जो हार्ड क्वेश्चन था ना, मैं मार्क करके रखता था, उसको मैं देख लेता था, स्टार लगा लेते थे। तो ये PDF से करना चाहिए बच्चों को क्वेश्चन, या फिर कोई हार्ड कॉपी रखना चाहिए? मैं हार्ड कॉपी प्रेफर करता हूँ। वो जो नोटबुक होते थे, हर वक्त बुक तो जो होता है, स्क्रीन में ही सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बुक में स्क्रीन टाइम थोड़ा और फील भी आता है। मतलब मेरे को खुद अगर मैं बात करूँ, जैसे मुझे कोई नई चीज़ पढ़नी है तो मेरे पास PDF है, पर मैं बुक रेफर करता हूँ, मैं बुक मंगा लेता हूँ, क्योंकि उसका पढ़ने का फील ही अलग आता है। अलग होता है। तो भाई PDF के ज़माने के लड़के बुक कभी पढ़ो, अलग ही मज़ा आता है बुक पढ़ने के अंदर। खाली नोट्स ही रेफर करते थे या बुक से भी प्रिपरेशन करते थे? नहीं, मैं बुक्स ट्राई किया था OS का, बट मैं देख रहा था कि मेरा कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, टाइम जबरदस्ती उसमें ज़्यादा लग रहा है। 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ ही पढ़ने हो रहा है, तो मैं छोड़ दिया। सही बात है। तो यार देखो, ये अगर अपना अपना परसेप्शन है। कुछ स्टूडेंट से मैं मिला था अभी, आपसे पहले एक और पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने बोला सेल्फ स्टडी करी, बोला मैं बुक से ही पढ़ाऊँ। नो डाउट बुक्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ अगर टाइम सेव करना है तो कोचिंग का सहारा आप ले सकते हो। इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि कोचिंग लेने से नुकसान ही होता है या आप सबको पता चल जाएगा मैं कमज़ोर हूँ। आजकल का कंपटीशन का सिनेरियो, मैं डिजिटल लॉजिक पढ़ाता हूँ, तो डिजिटल लॉजिक में मान लीजिए मैंने बोला 5 सब्जेक्ट हैं, राइट, मतलब 5 बुक है। अब आप 5 बुक को अलग अलग पढ़ोगे, आपको नहीं पता, पर मैंने पढ़ी हुई है। तो जो मैंने अपनी
मतलब समझ लो 2-2.5 साल मुझे लगे उस चीज़ को पढ़ने का, वो मैं आपको 10-12 दिन के अंदर ही परोस के दे दूंगा। तो वो नॉलेज आपको 10-12 दिन में ही मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है और एक्यूरेट कंटेंट मिलता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। परसेप्शन आप टीचर्स के हिसाब से बन जाते हैं इस चीज़ों को लेकर। नए तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, बुक्स के कोई क्वेश्चन या फिर कहीं से और कुछ? हाँ, मतलब नया तरीके का क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में मिलता था ना, ओके। वो मैं सॉल्व करता था। एंड बुक में कुछ कुछ मैं सॉल्व किया हूँ, ज़्यादा नहीं। जैसे कौन से सब्जेक्ट? मैं ओएस का सॉल्व किया हूँ एंड टीओसी का थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट ओएस, डीबीएमएस एंड डीएसए। डीएसए। और कितने मार्क्स आए थे आपके गेट के अंदर? 69। 69 मार्क्स आए थे। अरे बहुत बढ़िया। तो और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? ये तो मुझे याद नहीं है, मतलब मैं Analyze नहीं किया था। बट मेरा नेगेटिव मार्किंग 0 था। ओह ग्रेट। मतलब ये तो फिर ऑलमोस्ट मतलब नेगेटिव मार्किंग 0 था, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को आपने जो नहीं आते थे नहीं किए। एकदम। एनएटी एमएसक्यू तो लगाना ही है। यस। राइट, उसको तो छोड़ना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो भी गलत भी हो गया तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो बिल्कुल ये तो मतलब समझ लो 100% एक्यूरेसी की तरफ मूवमेंट है आपका। उस दिन पेपर में क्या ऐसी गलती हुई कि रैंक 15 आया, एक 5 हट सकता था? क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि कुछ ये मैं कर लेता तो शायद 15 की जगह 5 हटा देता, रैंक 1 आ जाती? देखो, देखिए, उससे आपकी जिंदगी में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता है। नहीं। रैंक 1 वाले भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट में आज की डेट में बैठे हुए, हाँ। कुछ हैदराबाद में बैठे हुए। मैंने बहुत एनालिसिस करी है जिनकी AR1 आई CS के अंदर, बहुत सारे ISC में, बहुत सारे IIT मुंबई भी चूज किया है। तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफस्टाइल वैसी रहती, पर फिर भी रहता ना एक टैग, यार AR1 आ गया, यार मजा आ गया, इतिहास रच लिया, मतलब जा तो रहे पर फोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ लगा? देखिए, वैसे देखेंगे तो हाँ, मतलब 1-2 क्वेश्चन मैं कर सकता था नेट में, जो मैं गलत किया हूँ। सिली मिस्टेक ही बोल सकते हैं, नेट में सिली मिस्टेक हुआ है। सिली मिस्टेक। हाँ, बट बेसिकली आप अगर AR1 के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे, वो भी कुछ सिली मिस्टेक किया है, एग्जैक्टली। तो वो भी सोचेंगे। सही बात या है। AR2 जो किया है वो भी वो भी सोचेंगे, मैं ये क्वेश्चन कर लेता तो मेरा रैंक आगे बढ़ जाता। सही। तो बेसिकली जो आया है वो आया है, बस। सेटिस्फाइड है हम। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, सेटिस्फाइड रहो। और 15 रैंक भी बहुत अच्छी खासी रैंक है, राइट? ये अगेन आपकी चॉइस है। 15 भी मैं 1-2 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे होता है, 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी के AR1 और आप में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, राइट? IIT मुंबई ISC के ऊपर चूज किया है यस। क्योंकि ड्रीम था IIT में जाना है। हाँ। क्या और भी कोई रीजन था कि गर्लफ्रेंड भी IIT मुंबई में सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। IIT मुंबई चूज़ करने के लिए और भी था कि उसका जो कल्चर है IIT का, फेस्ट वगैरह, कल्चरल एक्टिविटीज़ चलता ही रहता है कुछ ना कुछ कैंपस में, बहुत वाइब्रेंट लगता है। सही। वो कल्चर मुझे IISc में नहीं मिला है। IISc थोड़ा, मतलब जो Research मैं oriented हो गया। सीनियर से जाना हूँ, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। अच्छा, ISC वालों देख लो राइट? पर एक्चुअली वो अभी एकेडमिक भी- की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। और जनरली जो रिसर्च ओरिएंटेड जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको रिसर्च फील्ड में ज़्यादा मजा आता है, यस, वो ISC को ऑप्ट करते हैं। ऑब्वियस। और जिनको ऐसा चाहिए कि सर प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाए, लाइफ थोड़ी कूल तरीके से निकालूं, जैसे उन्होंने बताया, फेस्ट भी रहूं, एंजॉय भी करूं, राइट? और लाइफस्टाइल भी मेरी बहुत अच्छी हो, तो IIT मुंबई जो बॉम्बे है वो एक अलग ही लेवल पे उस चीज़ का। तो कॉलेज में आपके साथ और भी कोई प्रिपेयर करते थे गेट की? हाँ। तो आपके ग्रुप में ही थे वो, कि आप अलग अपना इंडिपेंडेंट होकर प्रिपरेशन करते थे, कि सेल्फ स्टडी करते थे कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ग्रुप स्टडी हम लोग कभी भी नहीं किए, बट थोड़ा थोड़ा सिंकअप तो करते ही थे कि किसका कैसे चल रहा है। डाउट क्या ले, कभी फंस रहे हैं तो पूछ रहे हैं, एक दूसरे से हाँ, डिस्कशन हाँ। कर रहे हैं। बाकी के सेल्फ ही स्टडी करते थे, Yes, ग्रुप नहीं yes. बनाते थे। No. देखो भाई साहब, मैं फिर आपको बताता हूँ, ये अगेन अपना परसेप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो तो आप करिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि सेम माइंडेड वाले लोग अगर आपके साथ प्रिपेयर करते हैं, दैट विल हेल्प यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में आप ग्रुप स्टडी करते हो वैसा करना है कि बैठा दिए और बता तेरी वाली कैसी, मेरी वाली कैसी, कॉफ़ी बना रहे, पढ़ने के लिए आए, पर पता चला 15 मिनट बाद चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर बातें कर। ऐसे नहीं, वहाँ बहुत सीरियस होना होगा। वो आपको एक दूसरे को हेल्प करनी होगी। आपको कुछ नया चीज़ आ रही है, आप उनको बताइए, उनको कोई नई चीज़ पता चली आपको बताएंगे। कोई नए क्वेश्चन पे फंस रहे हो, बताओ। कुछ क्वेश्चन उसने किसी और का मॉक टेस्ट ले रखा है, आपने कहीं और का मॉक टेस्ट ले रखा है। 2 तरीके के आपको डिस्कशन मिल रहे हैं नए नए क्वेश्चंस का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना यूटिलाइज करना है। यार से ना, आप तो कोविड का सिचुएशन चल रहा था उस समय आपके टाइम में, ऑनलाइन एकदम से इवॉल्व हो रहा था, आप वीडियो भी देखते थे, राइट? तो कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ इस तरीके से पढ़ते पढ़ते कि यार डिस्ट्रैक्ट हो गए? हाँ, बहुत हुआ है। तो फिर क्या कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन होता था, उसको रोकते कैसे थे? एक्चुअली मेरा मेन डिस्ट्रैक्शन था मोबाइल। हाँ। तो चल रहा है, नोटिफिकेशन कुछ आ गया, व्हाट्सएप में कुछ आ गया, मैसेजेस आ गया,
तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैं मोबाइल को ही दूसरे कमरे में रख देता था जब मैं पढ़ता था। तो फिर पढ़ते किसे? अच्छा, लैपटॉप से। सही। तो मतलब मैं क्या करता था कि 1 घंटा का एक पूरा स्टडी आवर रखता था, मतलब एक फेज रखता था, वो पढ़ता था, उसके बाद 10 मिनट मोबाइल मतलब कुछ भी करता था। कर लिया। सही बात है। उसके बीच में मैं डिस्ट्रक्शन नहीं रखता था। ऐसा नहीं होता था कभी 1 घंटे के बाद लेते हैं, 15 मिनट देखते हैं कुछ, और देख रहे हैं तो भूल गए, हाँ, पता चला ऐसे कुछ करते बार करते हुआ 1-1.5 घंटा हो गया, फिर याद आया भाई क्या चल रहा है ये, फिर आपसे वो गिल्ट फीलिंग आता है ना, तो अगली बार से और भी कम करने की कोशिश कर। वो एक्चुअल में इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने फोकस्ड हैं। यस। अगर आप अपनी, देखो यार, मैं आपको बताऊं, सीरियस रिग्रेट उसी को होता है जो उस चीज़ के लिए सीरियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ काम करना है और मैं वो काम नहीं करूँ तो मुझे रिग्रेट होगा, पर मुझे काम ही नहीं करना है, मेरे को काम चोरी करनी है, तो मुझे रिग्रेट फील ही नहीं होगा। तो लाइफ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर सच्चे मन से चाह रहे हो कि आपको गेट क्रैक करना है, तो आपका पूरा तन मन धन आप उसी की तरफ आपका लगेगा। कहीं और थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए भी तो फिर आपको रिग्रेट सी फील आने लग जाए, और आने लग जाएगा, उसके बाद वापस आ जाओ। फिर से मैं बता देता हूँ, आज के टाइम में प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी सराउंडिंग्स में चीज़ें चल रही होती हैं, वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। आप किस तरफ अट्रैक्ट होते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए और स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करिए। अब आप बोलोगे सर ये सब तो पॉडकास्ट पे आके, ऑनलाइन आके आप बोलो कि स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो, यार मैं बोल ही सकता हूँ, राइट। शायद आपकी जगह मेरा कोई छोटा भाई बहन, मेरे दोस्त देख रहे होते तो भी उनको यही सजेस्ट करता है कि आप स्क्रीन टाइम को कम करो, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बढ़ाओ। स्क्रीन टाइम नॉट फॉर द वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में आप देख रहे हो ना, तो वो बहुत पेशेंस का काम है यार। 3 घंटे तक एक टीचर को देखना, 3 घंटे तक कोई पिक्चर भी नहीं देख पाते ढंग से, राइट। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं, और 3, मान लीजिए कभी कभी लेक्चर तो 6-6 घंटे के चल जाते हैं। अब 3 घंटे में सोचो करीना कपूर भी आपके सामने आके डांस करे तो आपको पसंद नहीं आएगा, और ऐसे ऐसे गंदी गंदी शक्ल वाले टीचर्स को देखना, तो उसके बाद फिर पता चला 3 घंटे फिर पढ़ा रहे हैं, देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए तो वाकई आप लोगों के लिए मुझे क्लैप करना होगा, बट ये कंसिस्टेंट रखना है इस चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सयान, जब कंप्लीट आ गई, रैंक आ गई, सबसे पहला कॉल किसको किए? मैं घर में ही था। अच्छा, घर पे थे उस समय। हाँ, तो मम्मी एंड डैडी को बोला सबसे पहले कि रैंक 15 आया है। हाँ, तो काफ़ी खुशी का माहौल होगा। बहुत सही। तो उसके बाद फिर क्या किया? फिर कोई ऐसा था जिसको बदला लेने के लिए कॉल करके बताया बस सुन भाई की 15 आई है? ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल। हाँ। सही। उसके बाद आप चले गए IIT में इंटरव्यू हुआ? नहीं, IIT बॉम्बे में डायरेक्ट सिलेक्शन था। मैं IIT दिल्ली भी दिया था, इंटरव्यू दिया था। IIT दिल्ली में जनरली इंटरव्यू होता ही है। हाँ। और IIT मुंबई में ऐसा बोला जाता है कुछ रैंक को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ का इंटरव्यू भी लेते हैं। टीए के लिए, एमटेक टीए के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद एमटेक RA, MS टीए, MS RA सबके लिए टेस्ट एंड इंटरव्यू होते हैं, राइट। एमटेक की तरफ ही क्यों IIT मुंबई जाना था? MS भी जा कर सकते थे। नो, अब ये देखो, कट ऑफ एमटेक का हाई होता है, लोग ज़्यादा तरफ जाते हैं, MS का थोड़ा लो होता है, वो अलग बात है, बट MS इज ऑल्सो गुड। व्हाई यू हैव चूजन एमटेक? क्योंकि मैं तब रिसर्च फोकस्ड उतना नहीं था। ओके। MS में सबसे डिफिकल्ट मुझे वो लगता था कि मुझे पहले ही डोमेन चूज करना पड़ेगा, सिस्टम्स में कौन किसके अंदर करना है वो भी आपको पहले से ही। तो ये सब मुझे क्लैरिटी नहीं था तब। सही। तो मैं सोचा कि एमटेक ले लेता हूँ, उसका सोचूंगा जो होना है। सही बात है। तो एमटेक लेने के बाद आपने अपनी एमटेक कौन सी ब्रांच, आपने क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे? CS नॉर्मल, जो CS नॉर्मल है। हाँ। बाकी के डेटा साइंस ये सभी आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ। मतलब फर्स्ट ईयर में आई थिंक मैं ML का डोमेन ही मेरा बिल्ड हो रहा था। ओके, बिल्ड कर रहे थे आप। कुछ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो ML के भी आप चूज कर रहे थे उस समय। ओके। कोई गर्लफ्रेंड बनी IIT मुंबई में? नहीं। अरे यार, फिर क्या कुछ फायदा नहीं हुआ? मतलब खाली प्लेसमेंट का ही फायदा हुआ? मैं गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं गया था। अच्छा, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं गए थे। देखो भाई साहब, ये नहीं गए थे, पर ये फिर से तुम्हारी चॉइस है। वहाँ पे जिंदगी लाइफ देखो, करियर तो बनता ही है, साथ में कितनी बार घर भी बन जाता है। हाँ। अभी मैं एक पॉडकास्ट ले रहा था, उसका घर भी वहीं बना था। बहुत लोगों का होता है। हाँ, ये देखो बहुत लोगों का होता है। इसके बाद आप वहाँ से पहुँच गए, सारी चीज़ें हो गई। फिर से एक बार बैक पे आते हैं, पहले फिर जॉब वाले पार्ट पे चलेंगे आपकी। पर उससे पहले कॉलेज जब बीटेक के अंदर थे, तो फाइनल ईयर में कभी ऐसा मन किया कि यार प्लेसमेंट की तरफ भी जाता हूँ, गेट के साथ साथ एक बैकअप प्लान प्लेसमेंट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर मैं स्पेशली नवंबर दिसंबर जनवरी में कि प्लेसमेंट भी कर लूँ क्या, बैठ जाता हूँ, तो वो पढ़ाई को छोड़ देते, प्लेसमेंट की तरफ लग जाते हैं। क्या ऐसा आपके मन में भी कोई था? हाँ, मैं ये डिलेमा में था कि प्लेसमेंट एक थोड़ा प्रिपरेशन कर ही लेता हूँ एंड प्लेसमेंट में बैठ जाता हूँ, एंड प्लेसमेंट हो जाएगा तो थोड़ा चिल रहूँगा। सही बात है। बट ये डिपेंड करता है कि मतलब ये मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है। तो मैं बैठा भी था कि 1-2 कंपनी में, मैं देखा कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। सही।
तो गेट के लिए उतना प्रिपेयर नहीं कर रहा, एंड ऐसा होता है कि 3-4 राउंड होता है, तो आपका बैक ऑफ द माइंड में वही चलता रहेगा कि सही बात है। मेरा चल रहा है, ये वाला राउंड क्लियर हुआ तो इस राउंड में क्या होगा, इस राउंड में क्या होगा। तो उसके बाद मैं क्या किया कि मैं प्लेसमेंट छोड़ दिया, सही। क्योंकि मेरे को गेट को हैम्पर नहीं करना था। एंड ये मैन टू मैन वेरी करता है, मतलब मैं बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हैं विथ प्लेसमेंट एंड गेट एक साथ तो आप कर लीजिए, सही बात बट है। मैं नहीं किया था। बिल्कुल, मतलब आप देखो मैनेजेबल है, मैंने बहुत सारे ऐसे हाँ, स्टूडेंट हाँ, देखे हैं, manageable क्योंकि एक्चुअली में जो गेट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कुछ आपके प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। चाहे जैसा आपने सी की बात करी थी वो है, डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, इवन एल्गोरिथम है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऐसे ऐसे जो चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो आपका फ़ायदा कर लेता है इस चीज़ को लेके। और कुछ स्किल भी आप कर सकते हो डेवलप। Yes. और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देना देता हूँ दोस्तों, हालांकि ये प्रमोशनल नहीं था, ये नॉर्मल डिस्कशन है, बट रहा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों को कि GFG, गिग्स फॉर गिग्स, जो हम कोर्सेज लेके आए, इसमें हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा कि गेट के साथ साथ आप प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करा सकते हैं। अच्छा। तो हमने क्या किया, जैसे गेट के सारे सब्जेक्ट तो करा ही रहे हैं, साथ में प्लेसमेंट के जो हमारे बेस्ट जो कोर्सेज हैं जो प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी बच्चों को हम दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, कि आप अपने जोन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। अच्छा। स्पेशली जो बच्चा सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है वो कर सकता है, क्योंकि हाँ, वो वो तो ज़्यादा कर ही कंटेंट नहीं सकता है, राइट, और उनको हेल्प भी मिलेगी इस चीज़ को लेके। तो अभी फ़ायदा होगा, एमटेक करने जाओगे वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा, तो प्लेसमेंट के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा ही। आपने जो बोला सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है, एमटेक के अंदर चले गए, वहाँ आपने अपना जो लैंग्वेज है वो क्या रखा था, कोडिंग लैंग्वेज? DSA के लिए CPP रखा था Yes. आपने, जावा नहीं? नहीं। CPP में कंफर्टेबल थे आप हाँ, उस चीज़ हाँ। को लेके। उसका बेनिफिट प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आई है उसमें कुछ हुआ? हाँ, मेरे लाइव कोडिंग राउंड था, तो मैं C++ में ही कोड किया था तब। ओके, C++ में कोड किया था आपने, तो बेनिफिट वहाँ से हाँ। कंपनी जावा के लिए भी आती होगी कुछ? हाँ, जावा स्पेसिफिक कुछ कंपनी तो रहता है, बट Okay. उसमें मैं बैठा नहीं था। आपका पहले से ही फोकस था हाँ। कि इसी चीज़ में मुझे बैठना है। इंटरव्यू जब दिए थे, कितने कंपनी में बैठे थे आप फर्स्ट डे Day 1 पे आई थिंक 2 या 3 कंपनी में बैठे थे आप? सबका इंटरव्यू कौन कौन सी थी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट था, टेक्सास था, एंड आई थिंक ये दोनों ही था ये दोनों। Day 1। तो ये जो टेक्सास है, अगर कुछ बच्चों को टेक्सास की तरफ जाना हो तो किस तरीके के राउंड्स होते हैं टेक्सास के अंदर, और क्या इंटरव्यू का क्राइटेरिया रहता है? टेक्सास थोड़ा मतलब वो एम्बेडेड सिस्टम्स टाइप का होता है ना, तो आपको बीट मैनिपुलेशन, हार्डवेयर टाइप्स का ये Okay. सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ओके, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल सी का जो होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें process स्ट्रांग वगैरह होनी कैसे चाहिए। वर्क करता है, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। सही। हाँ। और इधर माइक्रोसॉफ्ट के लिए इधर आपका ओवरऑल DSA नॉलेज चेक करेगा, एंड उसके साथ साथ OS DBMS इन सब का फंडामेंटल करेगा, प्रोग्रामिंग स्किल आपकी Yes. डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है इस चीज़ को लेके। उसके बाद अब जैसे कॉलेज आप माइक्रोसॉफ्ट में आ गए, लाइफ एकदम ट्रैक पे आ गया है कि कभी और भी कुछ आगे के लिए सोचा है? नहीं, अभी तो उतना कुछ सोचा नहीं हूँ, अब अभी जस्ट बहुत ज्वाइन पहुंच चुके हैं भाई, बहुत पढ़ लिया, अभी अब जॉब में मतलब- आए, अब जॉब करेंगे। हाँ, जॉब में लर्निंग फेज बहुत अच्छे से करना है। सही। और आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा है जो हमेशा बहुत इवॉल्व हो रहा है, यस, तो हर साल आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना ही पड़ता है अगर आपको इस फील्ड के अंदर मास्टरी करनी है तो, और आगे ग्रोथ अपनी चाहिए, तो आपको हमेशा वहाँ पे लर्निंग्स रखनी ही पड़ेगी इस चीज़ को लेके। जो बच्चे हमारे गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए गेट के लिए? गेट के लिए? देखिए, अगर अभी तो थर्ड, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था तब थर्ड ईयर में गेट अनाउंस नहीं हुआ था कि थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं, सही। बीच में अनाउंस हुआ था। बिल्कुल, तो आप वो सडन ही आया था उसमें। हाँ, राइट, आई थिंक 2022 की बात है, आई थिंक 21 या 20 21 में फर्स्ट हाँ 21 में फर्स्ट टाइम हुआ था कि थर्ड ईयर से अलाउ। Yes. उससे पहले भी एक बार हुआ था अच्छा, इन 2011 और 10, आई थिंक, आई डिडंट रिमेंबर। एक ही साल के लिए आया था कि थर्ड ईयर दे सकते हैं, फिर बंद हो गया था। अच्छा। उसके बाद सेकंड टाइम ये हुआ था। हाँ, तो अभी जब सब लोग जानते ही हैं कि मैं थर्ड ईयर में दे सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, एंड थर्ड ईयर में टारगेट रखिए कि आपका 2 डिजिट रैंक आ जाए, एंड फोर्थ ईयर में आप चिल कीजिए, आपका दूसरा कुछ डेवलपमेंट कीजिए। सही बात है। डिसाइड और सोच लेना है फर्स्ट ईयर से, Yes. एक्सप्लोर करना शुरू कर देना है फर्स्ट हाँ। ईयर। मैं तो इवन सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने सोच ही लिया ना, फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो। कोई सी फर्स्ट ईयर में आता ही होगा, राइट, सी आता है, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपके गेट के अंदर भी है। तो आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन इन दो सब्जेक्ट से कर सकते हो, ताकि आप सिलेबस समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना जाएगा। और मैं फिर बता दूं, अभी ताजे आप बीटेक में आए हो, अभी बीटेक की हवा लगी नहीं, तो अभी आप बीटेक में आए हो
और IIT JEE की प्रिपरेशन करके आए हो, या एटलीस्ट माइंडसेट तो आपने रखा है, तो अभी आपको हार्ड वर्क करने के अंदर आपकी पोटेंशियल है अभी भी, आप उसको चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो। थर्ड ईयर फाइनल तक आपको पता है वो खिचपिच होने लग जाएगा, आपको 50 तरीके के दोस्त बनेंगे, राइट। कोई दोस्त क्या बता रहा होगा, कोई दोस्त क्या बता रहा होगा, राइट। आपको लगेगा पूरे जो इंडिया के जो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना वो आप ही के कॉलेज में, चाहे वो Tier 3 कॉलेज क्यों ना, नए नए आइडियाज आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, राइट। बहुत सारे लोग आएंगे, चलो स्टार्टअप करते हैं, मैं कह रहा हूँ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, राइट। अगर ये चीज़ आप क्लियर हो गए तो फिर आप एग्जाम के सही ट्रैक पे हो, आप एग्जाम निकाल दोगे। एक चीज़ और, जब गेट का पेपर दे रहे थे आप, उससे पहले 1 महीना पहले, यानी जनवरी की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आया था कभी कुछ? हाँ, पैनिक। एक तो यूनिवर्सिटी का था, उस समय थोड़ा सा लगा होगा। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्स के पहुंचने वाले थे, एग्जाम की डेट पास आने वाली थी, कुछ घबराहट कुछ हो रही थी। हाँ, ये तो सबका ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि Year 1 को नहीं होगा एंड बाकी को होगा, सबका ही होता है ये। डिमोटिवेशन भी हो रहा था कुछ? हाँ, डिमोटिवेशन तो होता था बीच बीच में, तो उसको भी मतलब ओवरकम भी करना पड़ता है। क्यों होता था वो डिमोटिवेशन, मतलब क्या फैक्टर रहते थे उस चीज़ के लिए? मतलब वो ये कि पैनिक से ही आता है डिमोटिवेशन, ठीक है, या आपका मार्क्स नहीं आ रहा है ठीक से, मॉक में आपने लिखा हाँ, कम मार्क्स आ गए किसी में, आप पढ़ रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो डिमोटिवेशन थोड़ा आता है। तो उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए? देखिए, मतलब आपको प्रोसेस आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको ट्रस्ट करना चाहिए सबसे पहले। सही बात है। तो उसमें आप अगर उसको ट्रस्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि आप ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। सही बात है। तो आपको देखना है कि मार्क्स कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है। सही। जैसे बताया कि 3 ही मिस्टेक हो सकता है, तो आपको देखना है कि आपका कौन से कैटेगरी में ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, सही। तो उसके ऊपर इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ मास्टर साइंस, कुछ रॉकेट साइंस करना है, सही बात है। ठीक है। तो बेसिकली जो गलत कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना है। सही। तो डिमोटिवेशन ऐसा नहीं कि मतलब मैं तो घर वाले से बात कर लेता था, मम्मी और डैडी से, तो वो थोड़ा मोटिवेट कर देते थे। हाँ, थोड़ा चिल हो जाता था। तब कोविड टाइम था तो घर पे ही रहता था, तो ये बहुत मेरा हेल्प हुआ है कि सही। मम्मी से बात कर लेता था, मम्मी पापा समझा देते थे। हाँ। थोड़ा कोई आप लोगों के साथ भी सिंपल है, देखो कभी डिमोटिवेशन, ये सब लाइफ की जर्नी का पार्ट है। 15 से भी हमें AR1 से मिला था, वो भी कहते थे कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा लगता था मेरे को। तो सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि यार घबराहट सी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आता है। उस समय आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पर, और मानना चाहिए कि जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, और वो प्रोसेस आप पहले से ही मतलब लोगों से डिस्कस करके फिर बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो, और 3-4 जगह बात कर लीजिए मैं ये करने वाला हूँ, क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि आप पहली बार गेट देने वाले हो। पर मार्केट में ऐसा नहीं कि आपसे पहले किसी ने गेट नहीं दिया, रैंक नहीं निकाला है। बहुत सारे लोगों ने कहा, आपके पास भी आते होंगे कुछ बच्चे, डिस्कशन करते होंगे, पूछते होंगे। मेरे से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि आप प्रोसेस एक बनाओ, राइट। हम आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में बनाने के लिए, आपके हिसाब से हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट का ऑर्डर करना चाहिए। पर वो सब चीज़ें तब हम कर सकते हैं जब आप पहले डिसाइड करोगे, राइट। वही चीज़, आपने माइक्रोसॉफ्ट में अभी जॉब कर रहे हो, क्या आपके बीटेक वाले कॉलेज जो था, क्या उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आती थी प्लेसमेंट के लिए? नहीं आती थी। गूगल आती थी? नहीं। तो कभी नहीं आती थी। तो वहाँ पे रहते रहते कभी सोचा था मैं प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में होगा मेरा? नहीं, मैं सोचा नहीं था। क्या IIT मुंबई नहीं जाते तो क्या ये ड्रीम फुलफिल हो पाता? मतलब अभी तो नहीं, वो अभी सोचना भी थोड़ा सा अजीब सा है कि हाँ, सर अब तो मिल गया, ये तो कैसा क्वेश्चन है सर, अभी तो मिल गया, पर उस समय डाइसी था। मतलब मैं कहने का मतलब ये था, क्या ऑफ कैंपस जो Tier 2 Tier 3 कॉलेज के जो बच्चे हैं, अगर उनको जाना माइक्रोसॉफ्ट में, तो क्या इतना आसान है माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचना या गूगल के अंदर पहुंचना? बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का प्लेसमेंट होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। सही है। तो 1-2 साल अच्छे से, मतलब बहुत गिने चुने बच्चे ही होंगे जो लोग अपने को अपस्किल करने के बाद 2-3 साल बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जंप कर सकते हैं। सही। तो सब लोग तो नहीं कर सकेंगे, बहुत ही रेयर परसेंटेज होता है। तो वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो ऐसे कंपनी में जंप कर सकते हैं फ्रॉम सर्विस कंपनी। बट हाँ, पॉसिबल तो है, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं। सही, मतलब करते तो, बट इट विल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको 3-4 साल का टाइम लगेगा, बट शायद अगर आपने गेट क्रैक कर लिया, राइट, और IIT में पहुंच गए, तो 2 साल में ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो थोड़ा आसान होता है। दूसरी चीज़, खुद से ट्राई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब कॉलेज के अंदर रहते हो और कंपनी आती है तो थोड़ा काफ़ी कुछ आसान कर देती है, राइट, क्योंकि वो आपकी जगह आई है, आप उनकी जगह नहीं गए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इस चीज़ को लेके। IIT मुंबई में जाने के बाद भी, क्योंकि एक तो गेट का प्रेशर है, IIT मुंबई पहुंच गए, क्या IIT बॉम्बे में भी प्रेशर था एकेडमिक्स के लिए? बहुत ज़्यादा, गेट से भी ज़्यादा। गेट तो कुछ भी नहीं था भाई, समझ रहे हो, लाइफ में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे प्रेशर आता रहेगा। क्या किस तरीके का प्रेशर आता था?
मतलब ऐसा था कि गेट में जो हम लोग पढ़े हैं एक साल में, हम्म। वो एक सेमेस्टर में हम लोग पढ़ना पड़ता था। एग्जैक्टली सही। तो मतलब अलग ही चलता था उधर, रात दिन कुछ नहीं कुछ है। नहीं होता, बस चल रहा है। हाँ पर ये पता था कि ये 2 साल का ही गेम है। हाँ 2 साल है, जितना आप पेन घिसेंगे हम्म। उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें। Yes. जितना दिमाग को, लॉजिक को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा शार्पर होंगे, उतना ही ज़्यादा प्लेसमेंट या कहीं ना कहीं और चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। और देखो यार, हार्ड वर्क तो गेट के टाइम से करना सीख ही जाता है आदमी, तो वहाँ जाके ऐसा नहीं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि गेट के टाइम में आप अकेले बैठ के कर रहे होते हो, आपको नहीं पता दुनिया में क्या चल रही है। वहां पे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पर जब दूसरे रूम में जाके देखोगे पता चला आपसे भी ज्यादा कर रहा है, राइट? तो वहां पे आप ही की तरह लोग दिख रहे होंगे। Yes. तो वहां का कंपटीशन भी भले कम लोगों के बीच में है, पर वो आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे एग्जाम क्रैक करके आए, तो आपको हर जगह कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितने बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट ने सेलेक्ट किया था IIT बॉम्बे से? फ्रॉम एमटेक आई थिंक 4 या 5। ओके, और बीटेक? बीटेक आई थिंक ज़्यादा किए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन IT के अंदर होता है कि बीटेक को प्रेफरेंस दिया जाता है, एमटेक को नहीं दिया जाता है? ये चीज़ एज ए SD कंपनी नहीं होता उतना, हाँ। बट एज ए HFT कंपनीज में थोड़ा बहुत होता है। यस, होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत होता है। क्यों, मतलब पर किस माइंडसेट की वजह से होता है ये चीज़? क्योंकि आई थिंक HFT कंपनी में ज़्यादा एप्टीट्यूड और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सही बात है। तो GA एडवांस जो लोग क्रैक करके आते हैं, मतलब आई थिंक ऐसा मानना है कि उन लोग एप्टीट्यूड स्किल्स, ये सब स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स ज़्यादा होते ज़्यादा होती है, तो वो जो एनालिटिकल वाले पार्ट होते हैं उस Yes. चीज़ को, और उनकी रिक्वायर, वो बहुत रिस्क वाली कंपनी है। हैं। तो ये जो हाईएस्ट पैकेज हम सुनते हैं कि जैसे इस बार IIT मद्रास का 4.07, आई थिंक हाँ, ये सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट जो हुआ किसी IIT से, वो IIT मद्रास का हुआ, 4 करोड़ प्लस का पैकेज था। और ये जो करोड़ों वाला पैकेज हम सुनते हैं IIT, ये सिर्फ बीटेक का होता है कि एमटेक का भी होता है? एमटेक का भी होता है, बट वो मतलब फॉरेन का होता है। जैसे हमारे बैच में भी हुआ था, वो फॉरेन का आई थिंक 1.2 CR का था। तो वो फॉरेन के होते हैं, वो मतलब जो बाहर की कंपनी होती है वो लगभग करोड़ एंड का। ऐसा नहीं, बीटेक का भी वो फॉरेन का एक पैकेज होता है। हाँ, वो फॉरेन का इंडिया 1 CR बहुत कम ऐसी होती है जो जनरली कुछ स्टार्टअप्स होते हैं या कुछ जो आपसे रिस्क टेकिंग जो कंपनीज होती है, राइट, वो आपको करोड़ का पैकेज देती है इंडिया में। बट 99% जो कंपनी होती है वो बाहर की होती है जो CR का पैकेज दिखता है। पर कंपनी के इंटरव्यू बेसिस पे क्या ये कंपनी डिस्क्रिमिनेशन करती है क्या? कुछ ऐसा, कोई कंपनी ऐसी आती है जो रूल लगा दे, नॉर्मली बता रहा हूँ, जो अच्छी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, कि हम ये बीटेक वाले ही अलाउ हैं इसके लिए? नहीं, उतना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता ना। नहीं। स्पेशली देखो, मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट में बहुत हवा बन गई है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं जो IIT के होते हैं, राइट, कुछ मैकेनिकल ब्रांच के हैं, कुछ सिविल के हैं, कुछ नहीं, आके कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता है। बोलते हैं एमटेक वालों को हम भटका बोलते हैं, एमटेक की IIT में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ भाई, जबकि प्रोफेसर की नज़र में जाओगे ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू वो PhD स्टूडेंट का करता है। हाँ, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चीज, और वो उनका अकेडमिक ही उसी चीज में लगा होता है, राइट, इतना रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। और एमटेक को भी काफी रिस्पेक्ट वाली चीजों से देखा जाता है उस चीज को लेके। तो प्लेसमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने बता दिया। और ये बच्चों उनसे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार वो सही कह रहा है, बीटेक की वैल्यू, बीटेक के स्टूडेंट एक्चुअली मेजोरिटी में होते हैं, हाँ, ज़्यादा होते हैं, तो वो इंजॉय करना, वो सब चीज़ें ज़्यादा होती है। और एमटेक में मैच्योर लोग पहुंचते हैं, वो ऐसा भसड़ नहीं मचाते हैं, राइट, कि एंजॉय कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही है, वो थोड़े कंट्रोल वे में काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। वो जो बीटेक वाले स्टूडेंट वहाँ कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी करके आ चुके होते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन में, मैनर में रहते हैं, तो वो हर जगह दिखेंगे नहीं, वो मेजोरिटी आपको लैब में दिखेंगे, राइट, आपको रिसर्च करते हुए दिखेंगे, बट उनकी वैल्यू भी अच्छी होती है और कंपनी कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। एक और चीज़ जनरली बोला जाता है कि IITs के अंदर प्लेसमेंट डाउन हो रहा है, राइट, एमटेक तो करना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं करने का, बीटेक में जो होना है वो हो जाएगा। क्या ऐसा है? एक्चुअली प्लेसमेंट डाउन हो रहा है IIT में? देखिए, प्लेसमेंट डाउन तो नहीं हो रहा है, बट एज मतलब मार्केट अगर खराब हो रहा है तो उसका इफेक्ट प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत दिखता है वो तो। हाँ, पर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिखता भी है, तब भी दूसरी जगह से अच्छा ही होता है। हाँ, ये तो होता ही है। ये तो बिल्कुल है। तो यार, एक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऊपर से ये सोच रहे हो कि वहाँ पहुँच के क्या होगा। सबसे पहले पहुँचो तो सही, उसके लिए गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट तो करो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको आप गेट की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनको सिंपल शब्दों में कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप ही की तरह वो रैंक ला सकें, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। ये मान के चलिएगा कोई आपका छोटा भाई बहन ये सेशन को देख रहे हैं, दोस्त आपके सेशन को देख रहे हैं, जिनको आपको गाइड करना है और उनको बताना है कि कैसे उनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। अभी उनको कुछ नहीं पता, राइट, अब वो शुरू करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर में बेचारे, सेकेंड ईयर में, सिलेबस भी नहीं देखा पर शुरू करना है। उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे प्रिपरेशन करना है और थोड़ा मोटिवेट भी करिए कि उनको पता चले कि यार गेट से क्या होता है, कैसे लाइफ चेंज होती है।
प्लीज़। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली स्टार्ट अगर करेंगे तभी आपको टाइम मिलेगा अच्छे से सिलेबस ख़त्म करने के लिए, उसके बाद रिवीजन करने के लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज देने के लिए। तो अगर आप पहले स्टार्ट नहीं करेंगे तो लास्ट में ऐसा होगा कि भैया ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट मेरा छूट जा रहा है, तो इसको छोड़ दूँ। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अच्छे से ख़त्म करना सिलेबस को। सही। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना। ऐसा मत करना कि ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देता हूँ मैं, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। गेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये अनकॉमन एरिया से आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा फंसता ही है। हाँ, तो तब आपको रिग्रेट फील होगा एग्जाम के टाइम में, ये अगर पढ़ लेता तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाता आज। तो ऐसा मत करना। अगर आपके पास टाइम है तो हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना। थर्ड, आपको मैं जो बताया हूँ ऑलरेडी इन पॉडकास्ट में कि रिवीजन अच्छे से करना है। जब भी आप एक सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बाद उसको पकड़िए, वीकेंड में पकड़ सकते हैं आप, एंड उसको रिवाइज करिए अच्छे से। तो आपको क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं उस सब्जेक्ट को। थर्ड पॉइंट, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये तीनों अच्छे से देना है। क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट क्यों देना है, आप जब पहले टाइम पे आप कर रहे हैं, सही। आप ख़त्म कर रहे हैं आपका पोर्सन, तो आपको पता है कि ये टॉपिक में कौन सा मेरा डिफिकल्टी फेस हो रहा है। अगर आप वो टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे तो सब्जेक्ट में आपको पूरा पता नहीं चलेगा, कुछ टॉपिक छूटता जाएगा। सही बात है। उसके साथ आता है कि आपको टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। कि टेस्ट तो दे दिया भैया, 50 मिनट का टेस्ट था, मेरा हो गया, मार्क्स आ गया 20-25 में से, सही। आई एम डन। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो 5 मार्क्स जा रहा है ना, उसको एनालिसिस करो कि किस लिए जा रहा है। उसको जो वीक पोर्शन है उसको तुरंत उसको फिनिश करो। सही। नहीं तो रह जाएगा, फिर से तुम टेस्ट दोगे, फिर से वो सेम गलती करोगे। सही बात है। इसके बाद आता है कि सब तो हो गया, उसके बाद तुम एक अलग से नोटबुक भी बना सकते हो, जो तुम फिर से रिवीजन के टाइम देख लेना कि ये नया टॉपिक या नया क्वेश्चन तुम फेस किए थे, ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड उसके बाद तुम मोटिवेटेड रहना एंड एक अच्छे से रूटीन फॉलो करना। रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो तुम भटक जाओगे। तुम अगर पहले से रूटीन नहीं बना लोगे कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, तो ऐसा ह्यूमन ब्रेन का नेचर होता है कि हमेशा तुमको जो सब्जेक्ट पसंद आता है ना, उसको तुम बार बार पढ़ते रहोगे। ये लूप में फंस जाते हैं लोग। हाँ, जिसका तुमको पसंद नहीं है, जैसे मेरे को कुछ सब्जेक्ट पसंद नहीं रहता था, तो मैं सोचता कि ये थोड़ा डिले हो जाएगा, चलेगा। ऐसे करते करते वो सब्जेक्ट तुम्हारा डिले होते जाएगा। बस यही है कि आपको मोटिवेटेड रहना है एंड जो प्रोसेस में आप है उसको ट्रस्ट करना है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोसेस सोच समझ के बनाना, उसको ट्रस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छे तरीके से यार सयान ने आपको पूरा गाइड किया कि किस तरीके से आपको चूज़ करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। थोड़ा मोटिवेटेड रहना, और बीच बीच में जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि फुल डिवोट हो गए, बीच में कभी कभार मन करे माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। पिक्चर विक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो एक्चुअली उससे एनर्जी रिस्टोर होती है। कितनी बार क्या एक ही काम करते हैं मोनोटोनस हो जाता है, तो थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक चाहिए होती है छोटी। जैसे आप तो 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लेते थे, पर कुछ लोग होता है नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा, तो वो 3-4 घंटे पढ़ लिए। तो भाई ऐसे करते करते आप बहुत दिन तक करते रहोगे तो ब्रेक डाउन आ जाएगा, राइट। गाड़ी कंटिन्यू अगर इतनी चलती रहती है ना, तो पेट्रोल खत्म होता है, इंजन गर्म होता है, सब कुछ होता है। उसको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। तो बीच में जब आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो, या फिर डेली बेसिस पे आप कुछ थोड़ा सा अपने आप को अलग से कुछ ऐसी भी चीज़ करते रहना जो आपको ब्रेन को थोड़ा सा कूल रखे, थोड़ा कंफर्टेबल रखे, काम रखे, ताकि आपको बर्डन फील ना हो किसी भी तरीके से इस चीज़ को लेके। इन पूरी चीज़ों को अगर मैं समराइज करता हूँ दोस्तों, तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन मेरे को चीज़ें समझ में आई सेयांस के थ्रू, कि पहली चीज़, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, उतने अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लिख पाओगे, उतनी अपनी गलतियों पे काम कर पाओगे, राइट। और 3rd ईयर में ही आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस हैं। तो अभी घबराना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से अभी निकले भी नहीं, राइट। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो नहीं निकले उनका तो क्या कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सिलेबस को समझिए, सब्जेक्ट के ऑर्डर को समझिए, कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग ज्वाइन कर ली जैसे इन्होंने भी किया था, कोई इश्यू वाली बात नहीं। आप बुक्स को अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपका वो पढ़ने वाला काम बहुत आसान कर दिया कोचिंग ने, राइट। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, मल्टीपल जगह से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पर वर्कआउट करते रहना है। जिस सब्जेक्ट में आपको वीकनेस फील होती है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है।
मन करेगा बार बार, राइट, वो होता है ना, जी ललचाए रहा ना जाए, राइट, कि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसी को थोड़ा पढ़ते गए, ऐसे नहीं करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा काम ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, ऐसा बनाना है कि उसको फिर पढ़ने का मन करे, ऐसा आपको कर देना है। और जब बहुत मन करने लग गया उसको पढ़ने के, फिर उससे डिटैच भी होना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाना है। सब्जेक्ट की ऑर्डरिंग मैटर करता है, किस ऑर्डर से आप शुरू करते हो? हाँ, मैटर थोड़ा करता है, थोड़ा बहुत करता है। तो नॉर्मली बेसिक सब्जेक्ट सी, डेटा स्ट्रक्चर, राइट, इससे आप शुरू कर सकते हो, डिजिटल लॉजिक से शुरू कर सकते हो, राइट, कुछ बेसिक सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो जो आपको कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करे, आपको कॉन्फिडेंस दे, आपका थोड़ा कह सकते हैं कि आपको मजा आने लग जाए प्रिपरेशन को लेके। बहुत बार बच्चे ऐसे सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, हाँ, तो डर लगने लग जाता है। ऐसे नहीं पढ़े प्यार से, ऐसे होते हैं ना लूलू लूलू वाले सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करो, उसको पढ़िए। फिर पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन आएगा, डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, सयान 15 रैंक के बाद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आप भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं होता हूँ भाई आज की डेट में, राइट, मैं कितनी बार सोशल मीडिया देखता हूँ, खो जाता हूँ उसके अंदर, पता चला किसी का डांस चल रहा है, किसी क्या चल रहा है, मेरे साथ भी होता है। तो वो होना एक नेचुरल है, पर उसको जल्दी जल्दी वापस से करना है। और जब आप फोकस्ड होंगे ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो रिग्रेट फील होने लग जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इधर लगा दिया, इसको नहीं लगाना चाहिए, राइट। सोशल मीडिया को आपको हेल्पिंग कंडीशंस में यूज़ करनी है, जो आपकी मदद करे। वहाँ पे जैसे आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो या टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, तो टेलीग्राम पे अपने डाउट को पोस्ट करिए उस ग्रुप पे, ताकि बच्चे रिस्पॉन्स कर सके। टीचर से इंटरेक्शन में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले, राइट। नोटिफिकेशन पार्ट, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिस चैनल पे आपको सारा अपडेट मिलता रहे, कंटेंट मिलता रहे, आपके डाउट सॉल्व होते रहे, प्रैक्टिस आपकी होती रहे, उस चैनल पर जा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ ही PYQ कंपलसरी है, 2-3 बार इन्होंने बोला करने के लिए, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं 2-3 बार PYQ सॉल्व करिएगा। नए क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे तो वैसे नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा मॉक लगाने से। और ट्रस्ट द प्रोसेस, ये एक वो चीज़ है कि बहुत भले 2 दिन बाद अपनी प्रिपरेशन 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगा दो प्रोसेस बनाने में, पर जो प्रोसेस से लग रहा है कि सिलेक्शन होगा, उस प्रोसेस को फॉलो करो। और वो किसी और से नहीं कि AR1 ने आके ये बोला था तो मैं वही चीज़ फॉलो कर लूँ, नहीं, उसके लिए वो वर्क किया, शायद आपके लिए वर्क ना करे। जो सयान के लिए वर्क किया, शायद हो सकता है आपके लिए वर्क ना किया। मेरे से बच्चा आता है, 3.5 महीने मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी। तो मैंने एक सेशन में पूरा बताया था बच्चों को कि हाउ आई गेट 23 रैंक विद इन द 3 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। तो एक बच्चा बोला 2.5-3 महीने थे मेरे पास। अब बहुत सारे बच्चा भावुक हो गया, कह रहे सर आपने 3 महीने में निकाला, मैं भी निकालूंगा। बट उनको ही नहीं पता मेरा मैथमेटिकल, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी बहुत अच्छी थी। मेरे को कुछ ऐसे भी जिस क्वेश्चन का मुझे पता नहीं, मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी, पर मेरे सामने लाओगे मैं अपना लॉजिकल लगा के मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, शायद हो सकता है आपकी ना हो, आपको टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी एक की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। आपको आपकी अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब को जानकर आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हम हेल्प कर सकते हैं, सैन आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट आपको बनाना खुद को पड़ेगा एक चीज़। और उसके बाद आपको बुक के इस बारे में सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा और भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ है, आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, सयान से कर सकते हो, राइट। GFG के लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है, उस पर आप गेट की, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेरीज होती है, और इस वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं, हमारी पूरी टीम आपकी उस क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करें, लिटरली वेरी कंफर्टेबल, वेरी काम। और ऐसी कामनेस भी मैं आपको बताता हूँ कि होनी चाहिए यार। उससे क्या होगा, पैनिक सिचुएशन भी आएगी तो आप ओवरकम कर लोगे, राइट। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में होता है, आपका बिल्कुल एक फ्लो एकदम सेम जैसा रहा है। तो वो एक आगे के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं चाहता हूँ कि और भी आप अच्छी तरक्की करो, जैसे अभी 15 लाइफ की ये शुरुआत हुई एक तरीके से समझे, और भी बहुत ज़्यादा ग्रो करिए, और आप लोग भी अपने ड्रीम को सयान की तरह ही फुलफिल करिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।